नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, पसंद करते रहें और हम भी अपने आप को इसी तरह लाइव शो में सेट करते रहेंगे। अच्छा जी, मैं अक्सर जब रात को मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं यूट्यूब पे जाके कोशिश होती है मेरी कि मैं यूट्यूब पे जाके कुछ रिसर्च करती रहूँ। तो कल ऐसे ही मैं सोच रही थी कि यार इंसान छोटी छोटी नाकामियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद वो सोचता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है और वो सोचता है कि शायद अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, नसीब में शायद यही है और हमने शायद जो है आगे हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो जो वो मेहनत कर रहा होता है या किसी काम में भी उसने आगे जाना होता है, वो सोचता है कि अब मैं बस कर देता हूँ, शायद यही है नसीब में। तो ऐसे मैं रात को बैठी हुई सोच रही थी तो मैं यूट्यूब पे गई तो मैंने एक स्टोरी देखी, बड़ी अच्छी मुझे स्टोरी लगी कि एक बच्चा जब 5 साल का था, उसके 2 छोटे बहन भाई थे और वो बड़ा था, वो 5 साल का था, उसके अब्बू की डेथ हो गई। उसके बाद वो बच्चा जो है, उसकी अम्मा जो है वो जॉब करती थी एक फैक्ट्री में, तो वो घर में अपने बहन भाइयों को भी संभालता था, काम भी करता था। उसने पहली बार 7 साल की उम्र में रोटी बनाई और उसको बहुत खुशी आई कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया। तो वो रोटी भी ली और दोनों बहन भाइयों को लिया और वो काफ़ी दूर फैक्ट्री थी, माँ के पास चला गया। और माँ के पास जाते ही उसने माँ को रोटी दिखाई। पहले तो माँ को ढूंढा फैक्ट्री में, माँ नज़र नहीं आ रही थी। फिर माँ जब उसको मिली तो वो जो है उसने रोटी दिखाई तो माँ को बहुत ज़्यादा रोना आया, उसने गले लगा लिया अपने बच्चे को और बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये थी उसकी पहली चीज़। उसके बाद वो लड़का जो है पढ़ाई में ज़्यादा आगे नहीं जा सका, उसे शौक़ नहीं था पढ़ने का तो इसलिए वो आगे पढ़ नहीं सका। उसके बाद उसने दुनिया को कौन सा काम है जो नहीं किया, उसने सारे काम तकरीबन कर लिए। उसने ट्रेन में जॉब की, उसने ऑफिस में जॉब की, उसने हर एक जगह पे जॉब की और होता यही था कि उसको जॉब से निकाल देते थे, उससे काम ठीक नहीं होता था। और उसने 1-2 बिजनेस भी किए जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया पर वो फ्लॉप हो गया। फिर उसकी अपनी शादी हुई और उसकी बीवी भी थी। तो हुआ ये कि जब उसकी जॉब ख़त्म हो गई, उसका बिजनेस में लॉस हुआ, तो उसकी बीवी ने कहा ये तो नाकाम आदमी है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। हुआ कुछ यूँ कि 65 साल की उम्र में उस बंदे ने एक बिजनेस जो है वो इतना बड़ा अपना नाम कमा लिया कि वो 65 साल की उम्र में जो इतनी मेहनत उसने जवानी बचपन में की, उसका रिजल्ट उसको 65 साल की उम्र में मिला, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो काम करता रहा। और वो और कोई नहीं, जो आप मज़े मज़े की KFC खाते हैं ना, उसके मालिक की बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो आप नाउम्मीद कभी भी ना हो। आप अगर किसी भी काम में मेहनत करते हो और आप सोचते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आप पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल भी ना हटें, मेहनत करते रहें। टाइम होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को फ़ौरन से रिज़ल्ट मिलता है और कुछ लोगों को बहुत अरसे बाद मिलता है। तो उनकी हिम्मत आप देखें कि इतनी हिम्मत कि वो शख्स 65 साल की उम्र में उसने अपना बिज़नेस इतना बढ़ा लिया, इतना नाम कमाया और आज तक हम उनको जानते हैं। तो ये स्टोरी इसलिए मैंने सुनाई कि कल उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। वैसे मैं हिम्मत वाली हूँ बहुत, मैं हारती नहीं हूँ, पर ऐसी चीज़ें देख के और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर, ये मैंने काट काट के छोटी छोटी की कि इंट्रो लंबा ना हो जाए, पर कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ से एक सीख मुझे भी मिली और आप भी ये चीज़ सीखें कि कभी ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें। कोई चीज़ अगर आप करते हो और वो नहीं होती उस टाइम, तो इसका मतलब होता है कि उससे आप कुछ सीख रहे हो। इसका मकसद ये नहीं होता कि आप हार गए हो, अब आपसे नहीं होगा। उससे एक अच्छी सीख लो और आगे बढ़ जाओ। मेहनत करते रहें और एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। और मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि जब आप मेहनत और लगन करते हैं तो अल्लाह आपका साथ देता है और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसका रिज़ल्ट मिलता है। चलिए जी, इस पर भी मैं बात करूँगी आगे जब मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगी। पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हफ्ते को मेरे साथ होते हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्टोरी यूँ समझें कि लोगों के लिए वाइस लेसन है ये। एक नसीहती स्टोरी है ये। इसमें दो बातें निकलती हैं। मुझे इसके उस पहलू को उजागर करना है जिसमें जो लोग बाद औक़ात थ्रू आउट द लाइफ नाकाम रहते हैं, पूरी स्ट्रगल करते रहेंगे, वो जो है वो चीज़ अचीवमेंट लाइफ की नहीं कर पाते, वो चीज़ें उनको मिलनी होती है और होते मोमिन हैं, अल्लाह की इबादत में ही बहुत आगे हैं, वो जो है मिलनसारी में ही बहुत आगे है, अखलाक में ही बहुत आगे है। तो मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ
कि ये लोग बिल्कुल मायूस ना हो, ये अल्लाह का फरमान है ये कि जो लोग जो सिला दुनिया में पाते हैं हम दुनिया में दे देते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि इसका सिला हम आखिरत में हम उनको आखिरत में देते हैं। तो ये हर चीज़ का एक हिस्सा है, तो इन लोगों का ज़्यादा हिस्सा आखिरत में है, तो लिहाजा बिल्कुल मायूस नहीं होनी चाहिए। अगर वो दुआ इस बात से करें, यानी दुआ करने के तरीके होते हैं, ये बहुत अहम है, ये पहलू बहुत अहम है दुआ करने का। दुआ अगर आप इस तरह से करते हैं कि परवरदिगार पंजदर 5 के सदके में जो मेरा थोड़ा हिस्सा है वो मुझे दुनिया में दे दे, लेकिन ज़्यादा हिस्सा मेरा आखिरत में रख, तो फिर आप एक बैलेंस चलेंगे यहाँ के हिसाब से, इम्बैलेंस नहीं होगा। वो लोग जो अचीवमेंट करके दुनिया में बहुत हासिल करेंगे, वो अपने अल्लाह से रिक्वेस्ट भी करें कि या अल्लाह मेरा हिस्सा वहाँ पूरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से करें। मौला अली का एक इसी में उनका एक कौल था, वो ये कहते हैं कि जब मुझे कोई कामयाबी हो जाती है तो मैं ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन जब मुझे नाकामी होती है तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। इसकी वजह क्या है कि कामयाबी में मेरी मर्जी थी और नाकामी में अल्लाह की मर्जी है। तो हमें दोनों पहलू से देखना चाहिए। यही फ़र्क है मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम में। हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम इतना दौलतमंद है और गरीब उसके मुकाबले में उसके मान मुसलमान गरीब है, तो ये क्या सिलसिला है? हमारे पास दौलत ज़्यादा होनी चाहिए उनके मुकाबले में। तो अल्लाह मियां इनके लिए कहते हैं कि इनको हम यही दे रहे हैं सिला, इनका ऊपर कुछ हिस्सा नहीं है, आपका हिस्सा ऊपर है। तो ये हमें पहलू तरह देखना चाहिए, और माशाल्लाह जो लोग इस पहलू पे चलते हैं, अमल करते हैं, दुनिया में भी फला पाते हैं और आखिरत में भी चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और करूंगी आपसे कि मैं अपनी लाइफ का एक और चीज़ है, कहते हैं ना अच्छी बात ज़रूर, पॉजिटिव चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, और मुझे तो इतना अच्छा मौका मिला है कि यहाँ स्क्रीन पे बैठ के मैं बात कर सकती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तरक्की करते हुए देखा कि अच्छा उसकी तरक्की के पीछे 2 राज मैंने देखे अपनी लाइफ में। एक पहला कि वो नमाज, कोई एक नमाज भी मुझे नहीं याद कि उस शख्स ने कभी छोड़ी हो, वो नमाज का पाबंद। और दूसरी चीज़ कि उसने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कहता मेरी पार्टनरशिप मेरे अल्लाह से है। वाह। और मैंने उस शख्स को ज़ीरो से बहुत ऊपर जाते देखा है, सिर्फ ये 2 चीज़ों की वजह से। और उस चीज़ से मैंने ये सीखा है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना चाहिए। अच्छा वो और कोई नहीं, मेरा अपना बड़ा भाई है, मतलब ये मैंने खुद से देखा है, क्योंकि एक होता है ना कि सुनी सुनाई स्टोरी होती है, और एक इंसान अपनी लाइफ में किसी को देखता है कि ये 2 चीज़ें कि नमाज का पाबंद इंसान और अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अल्लाह से पार्टनरशिप का मकसद ये नहीं होता कि आपने वहाँ जाके वो पैसे देने। कुछ लोग हो सकता है कि ना समझ पाए मेरी बात को, तो ये उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अल्लाह की पार्टनरशिप का मकसद है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। वो पार्टनरशिप जो आप कर रहे हो, वो जो पैसा है वो अल्लाह की राह में नेक कामों में खर्च करें। कोई ज़रूरतमंद है या कहीं मस्जिद में पानी नहीं है या कोई जगह है जहाँ पानी की कमी है, वहाँ इस तरह के नेक काम करें तो वो अल्लाह से पार्टनरशिप होती है। और आप यकीन करें आप दिन ब दिन जो है ना इतनी तरक्की करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्की मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज सुबह सुबह मेरा दिल था कि थोड़ा सा इस पर ज़रूर बात करेंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो नाउम्मीद है किसी भी वजह से, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो हालात चल रहे हैं, और वैसे भी मैं जो न्यू जनरेशन है उनको देखती हूँ कि उनके अंदर जो है हिम्मत कम है, बर्दाश्त कम है, और वो बहुत जल्दी थक हार जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए आज की बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम की बीमारियां, खासकर मलेरिया, टाइफाइड और ये डेंगू, इस पे आज हम बात करेंगे कि क्योंकि मौसम जब आता है ना मच्छरों का, ये क्योंकि ये जब बारिश का मौसम होता है तो गंदगी पे भी मच्छर, अच्छा साफ पानी के भी डेंगू के मच्छर, फिर मलेरिया जो है, उसके बाद टाइफाइड, उस पर भी टाइफाइड खतरनाक हो जाता है अगर वो बिगड़ जाए। तो उस पर आज हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही इतनी यानी टॉप मोस्ट डिजीज़ है हमारे पूरे मुल्क की हैं, और ख़ास तौर पे उन जगहों की जहाँ पे सफाई का फुकदान है। पानी की ये ज़्यादातर डिजीज़ जो है सफाई के फुकदान की वजह से होती है, और वाटर कैरियर डिजीज़ कहलाती है। मच्छर हमेशा वहाँ होगा जहाँ सफाई नहीं होगी। हालांकि आपको मालूम है कि हमारी जो है ईमान का निसफ हिस्सा सफाई है, तो हमारे यहाँ मुसलमानों की जगह जहाँ ये लोग मुसलमान है वहाँ तो होनी नहीं चाहिए ये चीज़। तो ये जबकि ऐसा नहीं, जबकि ये बीमारी हमारे यहाँ बाहर बहुत सफाई पाई जाती है। तो मच्छर जहाँ भी कोई चीज़ कलेक्शन आएगी, कोई पानी कहीं गंदा पानी जमा हो जाएगा, कहीं कोई गंदगी आएगी, तो वहाँ ये मच्छर मक्खे वहाँ पर आमद आ जाती है इनकी। और ये बिल्कुल वहाँ, और ये मच्छर ऐसी चीज़ है कि इसकी 4 किस्में होती हैं। ये बिल्कुल इसमें एक मरतबा एक दफ़ा ये बाइट करेगा, फिर वो उड़ जाएगा,
फिर थोड़ी सेकंड टाइम फिर बाइट करेगा तो मलेरिया डेवलप होगा। अच्छा। हाँ, इसमें साइकिल ए साइकिल और साइकिल डेवलपमेंट होती है इनकी। हाँ, लेकिन इसमें भी एक अहम बात है कि मच्छर की भी किस्में हैं। अच्छा। इसमें जो फीमेल मच्छर है, मच्छर एनोफिलीज कहते हैं हम लोग, उसके काटने से मलेरिया होता है, या ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो इसके अंदर जो है ये नहीं अच्छा होता। अच्छा या डॉक्टर साहब, हम 1 मिनट ब्रेक पे जाएंगे, अच्छा। तो फिर वापस आके इस पे डिटेल में बात करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या बता रहे थे कि कौन से मच्छर काटने से, मतलब एक बार ना काटे दूसरी बार भी काटे? और ये फीमेल मादा मच्छर कहलाता है। ये एनोफिलीज कहते हैं हम लोग से। इसके काटने से ये सब कुछ होता है। ये मतलब ये औरत दोनों इतनी ही- जालिम है। हाँ, ये मुंह में आपने देखा होगा कि पुरानी हिस्ट्री है कि एक नाग और नागन का। हाँ, डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर भी हैं, क्या करें? जी जी बिल्कुल, हम कॉलर ले फिर आपकी बात हम बात आगे ठीक है। करेंगे। अच्छा जी, कॉलर मेरे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, होके चले गए, सॉरी। वो असल में अक्सर अच्छा। बात में थोड़ा लेट हो जाता, कॉलर भाग लोग जाते आजकल हैं। खौफजदा हैं हमारी गुफ्तगू से। नहीं नहीं, कॉलर थे हमारे साथ। चले, टीवी स्क्रीन पे आपके फोन नंबर आ रहे हैं हमारे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ, जी जैसे डॉक्टर। मैंने कहा कि नाग और नागन का तस्वर था कि नागन ज़्यादा डेंजरस होती हैं, इसी तरह एनोफिली जो है ये ज़्यादा डेंजरस होती है। अच्छा। अब इनके काटने से मच्छर जो है मलेरिया डेवलप होता है। अच्छा। मलेरिया की कई किस्में होती हैं। एक मलेरिया वो होता है जो रोज़ाना होता है बुखार, एक मलेरिया एक दिन छोड़ के होता है, एक मलेरिया जो मुसलसल होता है, और इसमें एक सबसे डेंजरस सेरिब्रल मलेरिया कहलाता है, वो दिमाग में चढ़ जाता है। अच्छा। वो उसमें फिट्स आ जाते हैं। उसके अंदर जो है ये मतलब दौरे आएंगे, झटके लगेंगे मरीज अच्छा, को। ठीक है। या बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ठीक है ये जी। ज़्यादातर हमारे मुल्क में सेरेब्रल मलेरिया के केसेस बहुत रेयर हैं ये, ठीक लेकिन है। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। वहाँ बहुत पर ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर भी आ गए हमारे जी हाँ, साथ, कॉल सबकॉन्टिनेंट लेते हैं। में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भागा नहीं था। मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। और K21 से तो मेरे वैसे भी बहुत ताल्लुक रहा है हमेशा से, बहुत। मैं डॉक्टर साहब को पहले सलाम करना चाहूंगा। यानी आप, मैं ये कहना चाहूँगा आपका मैं स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी तरह गौर से सुनता हूँ। जरूर कोई ना कोई आप बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं। थैंक यू। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छी बात करना और अच्छी बात समझाना आजकल बड़ा मुश्किल है। लोग मतलब फजूल किस्म की बातें तो बहुत जल्दी तैयार होते हैं सुनने के लिए, नहीं अच्छी बात नहीं। और आपकी जो इंसान की जिंदगी बाकी है, जिद्दोजहद है। और आपने जो नमाज की बात की ना, ये बहुत मामूली बात नहीं है, हकीकत है कि आप अल्लाह का अगर शुक्र अदा करते रहेंगे तो आप यकीनन कामयाबी हासिल करते हैं। और कामयाबी हासिल नहीं भी कर पाए ना, तो आपको इम्तिहान कल जरूर आते हैं। ये हकीकत बात है। अच्छा, क्योंकि मलेरिया पे बात हुई तो मेरे ज़हन में एकदम से बात है। डॉक्टर से मेरा सवाल ये, डॉक्टर मलेरिया एक्चुअली, मलेरिया के लिए हम जो एक मखसूस दवाई यूज करते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन बात टाइम ये होता है कि मलेरिया के जर्म्स रह जाते हैं। मकसद है कि वो फिर दोबारा इंक्यूबेट होते हैं और कहीं कुछ अरसे बाद वो दोबारा भी हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा कि मलेरिया की जो है ना दोबारा उनको रिपीटेडली आ गया, क्योंकि शायद उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ था या उनकी जो जर्म्स रह गए थे, तो वो दोबारा हो जाते हैं। एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मास्क लोग बहुत लगा मास्क का एक फैशन भी बन चुका है। देखिए मास्क जो है, जाहिर बात है, एक हम जो आम मास्क यूज करते हैं वो तो कुछ कहते हैं कि 1 आवर्स 2 आवर्स मास्क होता है, उसके बाद फेंकना पड़ता है, उसके अंदर इतने जर्म्स लग जाते हैं। तो मास्क क्या कंटिन्यूस लगाना और किस तरह उसको ब्रेक देना, ये जरा लोगों को समझाएं कि किस तरह मास्क यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले मलेरिया पे बात करेंगे, जब मैं कोरोना का सेगमेंट स्टार्ट करूंगी तो फिर उस जवाब टाइम दे हम देंगे। मास्क की बात करेंगे। बिल्कुल सही ठीक कह है? रहे हैं आप। बिल्कुल अच्छी बात करिए। देखिए, इलाज जो है वो करना हर डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है, जब तक उसकी नॉलेज उसको गेन करनी चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज होगी। लेकिन जो लोग डॉक्टर नहीं हैं, कोई खतरात हैं, उनको असल में मलेरिया का ट्रीटमेंट ही नहीं पता होता। ज़्यादातर ये लोग जो है ये समझ लें कि हवा में तीर चलाते हैं। अच्छा। ऐसे लोग डॉक्टर जो बने हुए हैं और उनका जो ट्रीटमेंट मलेरिया का देते हैं वो इनकम्प्लीट होता है। अच्छा। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो री अटैक करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास जब आप जाते हैं तो उसका एक कंप्लीट थेरेपी देते हैं वो,
इसकी थेरेपी 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, और इवन जो डेंजरस पीरियड आ जाते हैं सेरिबेलम मलेरिया टाइप का, वो 28 डेज चलता है वो। इतना बड़ा जो ये जो 28 दिन का कंसर्न, ये बहुत से डॉक्टरों को, लोगों को नहीं पता होता। तो उससे बेहतर वो समझते हैं कि नहीं ये खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप उसकी कंप्लीट डोजेज दें। हर कंपनी की जो ड्रग अवेलेबल होती है उसमें उनकी डिटेल लिखी हुई होती है, हमारी किताबों में भी डिटेल है। आप उसकी डिटेल पढ़ें। पहले डॉक्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप उसकी डिटेल कहें कि इसके ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार क्या, फिर वो मरीज़ को समझाएं आप। जब आप समझ लें कि थेरेपी पूरी हो गई है तो फिर आप रीटेस्ट कराएं, दोबारा टेस्ट कराएं मलेरिया का। सिंपल टेस्ट होता है, ICT-MP कहलाता है, आप वो कराएं। अगर उसमें वो देखा कि वो जो है वो एब्सेंट हो गए मलेरिया के जो है, तो मैं समझता हूँ पे वो क्लियर हो गया वो। तो इस तरह से ये टेस्ट करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, इसी तरह के टाइफाइड का मसला होता है, इसी तरह डेंगू का होता है कि हम इनका ट्रीटमेंट देने के बाद इनको कंप्लीट, हम समझते हैं हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट दे दिया, जबकि वो कंप्लीट नहीं होता और आप छोड़ देते हैं मरीज़ को ऐसे ही। फिर वो क्या करता है, फर्दर डेवलप होता है, फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। ये तीनों चीज़ें हैं जो मलेरिया, टाइफाइड की डिटेल में बताऊँगा, और डेंगू की, ये तीनों की जो मेजर इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो जो है जॉन्डिस, पीलिया कर देते हैं, मैदे में दर्द कर देते हैं, और इवन बाज़ औक़ात जो है टाइफाइड में तो परफोरेशन हो जाती है पेट में, लिम्फ नोड्स होते हैं, पायर पेशीज होते हैं, उनकी परफोरेशन हो जाती है। तो वो यानी समझें कि वो पूरा एब्डोमिनल उनकी सर्जरी होती है, फिर एब्डोमिनल ओपन करना, लैप्रोटोमी करनी पड़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है। हमें कम्प्लीट ट्रीटमेंट पर गौर करना चाहिए, और मरीज़ भी ये पूछे डॉक्टर से कि सर ये कंप्लीट हो गया मेरा, अब मैं मुतमईन हूँ। हम कहेंगे नहीं, मुतमईन तो अभी नहीं हो, पहले हम टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट में सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। तो मलेरिया का जवाब उनको भी मिल गया, और जो लोग दे रहे थे यही नहीं है, टाइफाइड का भी कंप्लीट करें। टाइफाइड का 21 डेज का ट्रीटमेंट होता है, मिनिमम पीरियड 3 वीक्स है। ये स्टार्ट उस वक्त होता है जब आप फर्स्ट थेरेपी देते हैं। अच्छा। जब आप पहली डोज एक क्वालिफाइड डॉक्टर मेडिसिन मरीज को देता है, वो फर्स्ट डे कहलाता है। अच्छा। उस पर ये नहीं होता कि पेशेंट आके कहता है कि साहब मैं तो एक हफ्ते तो पहले ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो एक हफ्ता तो मेरा वो हो गया, अब आपका ये स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है, वो हमने जो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया उसमें रेजिस्टेंट डेवलप कराया आपने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है, और उससे ये हो सकता है कि 3 हफ्ते के 4 हफ्ते हो सकते हैं। अच्छा। यानी कम नहीं, बढ़ सकता है वो चीज़ जो है। तो लिहाजा में चाहिए कि हम एक अच्छी थेरेपी दें हम। तो टाइफाइड जैसी चीज़ जो होती है, और ये जो डेंगू जैसी चीज़ होती है, इसकी डेंगू तो जल्दी रिकवर हो जाता है, हफ्ता 10 दिन में रिकवर हो जाता है ये इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर, इसमें जो प्लेटलेट काउंट हमारे जो गिर जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, हम उसको मेंटेन करते हैं, बुखार सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। सबसे आसान जो है इसके अंदर जो है डेंगू का जो मैनेजमेंट है सबसे आसान है, फिर मलेरिया का और फिर टाइफाइड का सबसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। टाइफाइड जो है उसमें खुराक, हम लोग जैसे कहते हैं ना, बुखार हो गया, मुंह का जायका नहीं आ रहा, चलो थोड़ा मिर्च मसाले वाली चीज़ खा लेते हैं, बाहर से चिकन टिक्का आज मंगवा लो। टाइफाइड में जो है इस तरह की ग़िज़ाएँ खाने से हमारे टाइफाइड किस हद तक खराबी पे जाता है, थोड़ा सा इस बारे में। जी हाँ, मैं समझता हूँ जो फर्स्ट वीक जो टाइफाइड की जो पीरियड होता है उसमें आप ग़िज़ा बड़ी प्रॉपर यूज़ करनी पड़ती है। लिक्विड डाइट हम लेते हैं ज़्यादा, है ना, और सेमी सॉलिड डाइट लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये मैदे को ख़राब करती है और हमारे जॉन्डिस करती है। तो जॉन्डिस वही चीज़ें होती हैं जिसमें फैटी ऑयली चीज़ें देंगे आप, मिर्च मसाले की चीज़ें देंगे तो उस तरफ चला जाएगा वो, उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। तो लिहाजा फर्स्ट वीक जब हो जाता है और टाइफाइड जैसा मर जाए, वो काफ़ी हद तक सेटल होता है। इसका तरीका जो बुखार होता है लेडर, इसका लेडर पैटर्न मेथड कहलाता है, जो टाइफाइड में होता है। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होती है, डायग्नोस्टिक होता है। सुबह में बुखार पहले शुरू में पूरे दिन होगा, फिर आपने मेडिकेशन की आपने, फिर सुबह में आएगा हल्का, फिर कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा रात को, फिर क्या होगा, सुबह में खत्म हो जाएगा, रात में होगा ये लेडर पैटर्न, एक सीक्वेंस से ऊपर कम 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 से फिर ज़्यादा होता जाएगा। ये हो गया, ये फर्स्ट वीक में हो गया। ये सेकंड वीक में 1 दिन छोड़ेगा, 2 दिन छोड़ेगा। अच्छा। थर्ड वीक में 4-5 दिन छोड़ देगा। अच्छा। और फिर 21 दिन पूरे हो जाएंगे, 3 हफ्ते पूरे हो गए आपका, आप टेस्ट कराएंगे 3 मतलब आपका नेगेटिव हो गया। अच्छा। अगर आपने नेगेटिव नहीं किया, यानी ये मेडिकेशन नहीं की, तो फिर इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसको फिर कहते हैं डबल टाइफाइड। अच्छा। या ये क्या करता है कि इसके कुछ जरासीम आपके गॉल ब्लैडर में, पित्ते में, जो हम पित्ता कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा। और डोरमेंट हो जाता है, जाके सो जाता है।
इसका जरासीम एंटेरिक जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफाई इसका जरासीम होता है, वो जाके वहाँ छुप जाता है जाके, अब वो नजर नहीं आता, अब आप समझते हैं कि ब्लड से भी हट जाता है, वही जगह स्टेप हो गया। अब क्या किया इसने, अब आपने समझे कि आज भी तो मैं दवाई मैंने छोड़ दी है, अब जो है मुझे मैं तो ठीक हो गया, जबकि वो ठीक नहीं हुआ। ये टाइफाइड कैरियल कहलाता है, ये कैरियर अब जहाँ भी जाएगा वो लेके जाए। जब एक बार एक खास मुद्दत में जब आपकी इम्यूनिटी कम होनी शुरू होगी, आपका बॉडी रेजिस्टेंस कम होना शुरू होगा, आपकी पावर टॉलरेंस कम होगी, वो बाहर जाएगा, फिर मजीद सर्कुलेशन में आएगा, और फिर इसी दौरान में आपने जो है कोई ऐसी चीज़ खा ली, वाटर की कोई ऐसी ग़िज़ा आपने खा ली जिसमें ये जरासीम मौजूद था, तो ये फिर इनोकुलेट कर गया, बॉडी में फिर चला गया। अच्छा, अब वो पिछला वाले भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये आपको 3-4 हफ्ते ट्रीटमेंट जाएगा, एकदम 3 हफ्ते में ये नहीं जाएगा ये ट्रीटमेंट, आपको ये 4 से 5 हफ्ते जाएगा आपको, और बार बार टेस्ट, आपने 3 हफ्ते बाद टेस्ट कराना है, फिर 4 हफ्ते बाद टेस्ट कराना, इसको नेगेटिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीबी इसको नेगेटिव नहीं करेंगे तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है, ये ब्लड काउंट कम कर देगा, एनीमिक कर देगा, एनीमिक फेलियर में चला जाएगा, लीवर है तो लीवर डिसऑर्डर कर देगा, ब्रेन में चले जाएगा, इनकेफेलाइटिस कर देगा, पीलिया बहुत डेंजरस बीमारी है। इसी तरह बॉडी नहीं देगा, बॉडी लूज करेगा, वेट लूज कर देगा। ये इतना आसान बीमारी नहीं है टाइफाइड की, तो हमें चाहिए कि हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते चले जाएं, बीच बीच में करते हैं। ऐसा नहीं हो कि डोज आपकी ओवरडोज हो रही हो या आप अंडर डोज पे चल रहे हो, ये सब डॉक्टर आपको डिसाइड करेगा और आप खुद भी है। हमारे यहाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम एक है, हमारे मरीजों में ये होता है कि जिस डोज को हम समझाते हैं कि आपने ये खाना है, वो लोग उस पर शुरू में नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि 3 की जगह 2 ले ली हैं, या 2 टैबलेट दे रहे हैं, हम कहते 1 ले ली, उन्होंने कहा चलो इतना हेवी गर्म गोली है, ये कैसे होगा, हम गर्म गोली कैसे खाएंगे, ये तो हमें नुकसान कर देगा। हालांकि हम उनको ये समझाते हैं कि ये जो आप डबल डोज ले रही हैं, आप समझ रही हैं, आप समझ रही हैं कि ये गर्म हो रही है, आपके लिए नहीं है, ये जरासीम के लिए। वो जरासीम जो है वो बड़ा टेररिस्ट है, बहुत मजबूत है। जब तक आप उसको बाकायदा एक अच्छी मजबूत गोलियां का एक बम बना के नहीं फेंकेंगे बॉडी के अंदर, वो नहीं मरेगा। तो फिर उनको समझ आते हैं बात, वो कहते हैं कि हाँ हमने 3-4 दिन जब वाकई हम प्रॉपरली खिला देते हैं, 4-5 दिन के बाद वो कहते हैं मैंने गोलियां भी सब खाई हैं हमने, मगर हम बहुत अच्छे हो गए, या हमने शरबत बच्चों को पूरी तरह दी है, बच्चा हमारा बड़ा सेटल होगा। हाई डोज में या जो प्रॉपर डोज है उसकी हम देते हैं, उसमें बच्चा रिकवर हो जाता है और जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि बजाय इसके कि आप अपनी मर्जी करें, आप डॉक्टर को फॉलो करें। तो इसी तरह मैंने कहा कि जो टाइफाइड की जो एक खतरनाक सूरत हाल है वो है कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर खास किस्म के लिम्फ नोड होते हैं। अच्छा। जो यूनियम एक हमारी ड्यूडियम जगह पेट में हाथों का हिस्सा होता है, उसे हम यूनियम, उसमें पेचिस होती हैं, पायर पेचिस कहलाता है, वो परफोरेट कर जाते हैं। अच्छा। ये ट्रीटमेंट जब वो परफोरेट करेंगे तो पूरी फ्लूइड पूरा फैल जाएगा, आंत फट गई समझे ना, फिर उसकी लाइफ डेंजरस हो जाती है, समझे ना। हम इसको फौरी तौर पे हम तो डायग्नोस कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन में आ गया, हम फ़ौरन उसको भेजते हैं हॉस्पिटल, तो उसकी लेप्रोटॉमी होती है, बाकायदा ओपन करके क्लीन करते हैं। तो ये केसेस सर्जिकल के हमारे यहाँ हैं, लेकिन कम है। इसकी वजह क्या है कि पेशेंट ने दवाइयाँ तो ली हुई होती हैं, क्योंकि टाइफाइड बहुत कॉमन है। अच्छा, टाइफाइड के टेस्ट भी नहीं लोगों को नहीं पता होते, वो पुराने कुछ टेस्ट हो जाता है, वो बिडाल एक टेस्ट होता है, एक टेफिडोड होते हैं। अब ये टेस्ट कम हो गए, हम लोग कल्चर CS करवाते हैं, उसमें हमें वाज़ेह चीज़ें आ जाती हैं। भी देखिए, जब तक एक चीज़ डायग्नोज नहीं होगी, लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ और किस लेवल पे चल रहा है आपको। तो हमें एक प्रॉपर इसकी लैब टेस्ट करने चाहिए। ये भी एक रुझान होना चाहिए कि पेशेंट में, कि पेशेंट जब कहता है डॉक्टर कि आपको ये चीज़ हो रही, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कहते नहीं था हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं हमारे साथ ये डॉक्टर साहब आजकल तो लैब जो है ना वो घर पे ही है। मैं आपको सच बता रही हूँ, शाम को बुखार चढ़ा है, सर्दी लग के चढ़ा है तो मलेरिया है, ठीक है। अच्छा, सुबह सुबह चढ़ा है तो ये बुखार का नाम ये है। मतलब ये चीजें मैंने देखी है लोगों को, शाम अच्छा सर्दी चढ़ के लग के चढ़ा है तुम्हें बुखार, सर्दी लग रही है, बस तुम्हें मलेरिया है, अब तो तुम्हें मलेरिया। आप जाओ यार, ये लेबोरेटरीज किस लिए बनी है? आप लोगों के लिए बनी है ताकि आप लोग सेफ रहें। जब आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। आपसे इसमें मैं एक बता दूं कि जैसा आप कह रहे हैं कि भी सर्दी लगी मलेरिया हो गया, मैं ये डिफरेंस आपको बता दूं कि देखिए, सर्दी मलेरिया में भी आएगी, सर्दी टाइफाइड में भी आएगी, सर्दी डेंगू में भी आएगी। इनमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो मलेरिया की सर्दी होगी वो उसकी फेजेस हैं, 4 फेज हैं उसके अंदर। अच्छा। पहले वो सर्दी लगेगी, बुखार तेज हुआ, सर्दी लगी, फिर उसके पसीना आना शुरू हुआ, पसीना आ गया होगा, कूल डाउन हो जाएगा वो। अब
दूसरा जो है टाइफाइड है उसमें पसीना नहीं आएगा। हाँ, सर्दी लगेगी पर पसीना नहीं आएगा। सर्दी लगेगी, पसीना नहीं आएगा, और उसमें उसके बाद जो होगा फिर दोबारा बुखार चढ़ जाएगा। ठीक है। मलेरिया में दोबारा इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगा। अच्छा, डेंगू में क्या होगा, डेंगू में हल्का जो है उसमें सर्दी लगी। हाँ। अच्छा, सर्दी डेंगू में बहुत ज़्यादा लगेगी। अच्छा, और इसकी क्रिटिकल जो वैल्यूज हैं वो ये बनती हैं डेंगू की कि सीवियर पेन होगा। अच्छा, यानी इतना पेन कि ना मलेरिया में था वो होता है, ना वो टाइफाइड में होता है। पेशेंट कहता है हम टूट गया जिस्म मेरा, वो सीवियर, हम इसमें एक लफ्ज़ सोच के भाई कितना सर बहुत दर्द है, ये डेंगू की तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर ये उसमें दोबारा बुखार इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगा जैसे टाइफाइड में था कि वो सर्दी तो नहीं लगी लेकिन कम हो के फिर चढ़ा। हाँ। डेंगू में वक्फे से जाएगा, तेज थोड़ा ज़्यादा वक्फा लेगा वो था। तो अच्छा, ये देखिए डॉक्टर का काम है। और हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं। ये घर में ये डिसीजन नहीं होते कि भाई वो सर्दी था, सर मलेरिया की गोली खा ली मैंने। अब गोलियां का भी बताओ तो आप जो गोलियां मलेरिया की खा रहे हैं या दूसरी खा रही है, ये डायरेक्ट जाके खून में कमी कर रहा है, हाँ, एनीमिया कर रहा है। और अगर पहले से उसने अटैक किया हुआ है बुखार ने, मलेरिया के लिए के जो है वो जरासीम ने और टाइफाइड ने, तो इसका अलावा और प्लेटलेट काउंट भी गिर जाएंगे, है ना, एच भी आपका कम हो जाएगा, फिर तो आप खुद ही डेंजरस हो जा रहे हैं आप। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इतनी मतलब लोग डॉक्टरी नहीं करें डॉक्टरों का। और डॉक्टर तो हर जगह है आजकल, आप देखें ना हर मुकाम पर डॉक्टर माशाल्लाह अच्छा खासे स्प्रेड हुए में, अच्छे खासी जो है लोग डॉक्टर की स्पेस बनी हुई है, वहाँ जाकर उनसे मशवरा करें आप चले। और अगर वो ये कहते हैं कि आपको लेबोरेटरी टेस्ट चाहिए तो करें, इसमें कोई मजाक नहीं है। और जो मेडिकेशन वो दे रहा वो लें, अपनी मर्जी से मेडिसिन ना लें। मेरा ये ज़रूर होता है कि आप अपने जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ टैबलेट जो एंटीबायोटिक हैं या एनर्जेटिक घर में ज़रूर रख लें। जैसे सपोज करें रात 2 बजे आपको बुखार आ गया, तेज़ बुखार हो गया, अब उसमें आपने जो भी ड्रग आप लेंगी, टैबलेट या मेडिसिन लेंगी, बच्चों को लेंगी या खुद लेंगी, वो ज़रूर असर करता है। वो आपका इमरजेंसी ट्रीट कर देता है। सुबह तक आप क्लियर होंगे, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचें। ये नहीं होगा कि चलो आज ख़त्म हो गया, चलो आप छोड़ देते हैं, दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आपने मेडिसिन ले ली, अब आप रेजिस्टेंट डेवलप कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिर्फ इमरजेंसी एक मरतबा आप जो मेडिकेशन सेल्फ की ले लें, वो भी डॉक्टर ने कहा हुआ होगा कि आप भी यही चीज़ें अपने घर में रख लें, ये बच्चों को दें या आप लें, ये लें, ऐसी चीज़ें, और फ़ौरन दूसरे दिन आप डॉक्टरों को दिखाएं। तो डॉक्टर को दिखाना, उसको इंस्पेक्शन कराना, उसकी मेडिकेशन लेना, उसकी लेबॉर्ट्री को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जब टाइफाइड होता है तो उसमें वीकनेस हो जाती है, तो क्या कमज़ोरी से भी बुखार आपको आता है बाद में? सही, ये अलग है। ये अच्छा, कमजोरी से बुखार नहीं आता। अच्छा, क्योंकि ये अक्सर मैंने ना पुरानी बुजुर्ग औरतें थी, खैर सही कहती थी, पता चले नाराज हो जाए नानियां दादियां वही कॉल करके कि तुम क्या हमारी बातों को गलत साबित कर रही हो, पर सुनते थे हम लोग उस टाइम में कि कमजोरी होगी इसलिए बुखार आ रहा है। ये मैं अक्सर सुनती थी ऐसी चीजें, तो मैंने कहा इसको कंफर्म कर मैं लें। ये बता रहा हूँ कि कमजोरी से टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ये कमजोरी से नहीं आते। नहीं, मतलब जब ये आ जाता है और उसके बाद जब वीकनेस होती है, तो ये जो हल्का हल्का अक्सर शाम को, दिन को या थोड़ा बहुत काम करें तो आपको बुखार चढ़ता है, तो मैंने यही सुना है। इसमें भी जरासीम आते हैं। अच्छा, ये दूसरे होते हैं। अच्छा, ये अलग जैसे होते हैं, जिनकी जो अनीमिक हो जाते हैं लोग, जिनके काउंटिंग कम हो जाती है या किसी और हवाले से बॉडी रिएक्शन कम हो जाता है, बुखार जरूर आएगा, लेकिन वो भी किसी वजह, वो भी कोई ना कोई वायरस होगा। अच्छा, हाँ, ऐसा बिला वायरस है, नॉन स्पेसिफिक फीवर जरूर होते हैं। जब में वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रहा है तो उसके तोड़ फोड़ के नतीजे में कुछ जो है वो बॉडी गर्म हो जाती है, ये होते हैं। लेकिन इस तरह से ये नहीं होता, हर वक्त नहीं होता ये, इसमें भी कोई वायरस आ रहा होता है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। ऐसे बुखार देखिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो बुखार जो हल्के बुखार बॉडी के साथ चलेंगे, हल्का उसके बॉडी कम हो रही है, वजन कम है, कमजोर हो रहा है, देखिए ये डेंजरस बुखार कहलाते हैं। ये टीबी की तरफ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये कैंसर की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी बीमारी की तरफ जा रहे हैं। आपको बिल्कुल कान खड़े रखना चाहिए कि अपने बच्चे को या बड़े को आप देख रहे हैं कि मुसलसल बुखार 15 दिन से हो रहा है और कम ज़्यादा आपने यूटीन के टेस्ट कर लिए, टाइफाइड कर लिया, मलेरिया सब करने, सब नेगेटिव आ रहे हैं, सब खून कम हो चले आ रहा है, वजन कम हो चले आ रहा है, तो डेंजरस है। आप पहले फौरी तौर पर अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाए, पीडियाट्रिशियन के पास जाए, हम लोग फौरी तौर पर स्पेसिफिक टेस्ट करा लेते हैं और हम डिटेक्ट कर लेते हैं वो इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी ख़तरनाक है। सिर्फ वो चीज़ें कि बाज़ औक़ात हम ये करते हैं, डॉक्टर ये करते हैं कि अगर मुसलसल बुखार आ रहा है, कोई डायग्नोस कोई नहीं हो रहा, तो हमने कहा भैया 2-3 गोलियाँ बुखार की खा लिया करो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। ये भी एथिकली सही नहीं है।
ये एथिकली बिल्कुल सही नहीं है। आप मतलब उसके जो फीवर हो रहा है उसको डिटेक्ट करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसा ना हो कि यही बुखार आपको आगे जाके एक बड़ी बीमारी का पेशगाह बन जाए। हमें चाहिए कि कोई भी चीज़, यानी वो बुखार हो ख़ासतौर पे, या वीकनेस हो, या खून की कमी की वजह से, या इम्यूनिटी कम हो रही है, लेथार्जिक बॉडी हो रही है, उसको लैब टेस्ट कराएं, डिटेक्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, फिर ये आप अच्छे तरीके से सर्वाइव डॉक्टर साहब, अब इस टॉपिक को ये थोड़ा बंद करेंगे और हम दूसरी टॉपिक की तरफ जाएंगे। कोरोना पे सबसे पहला सवाल जो हमारे कॉलर का था कि मास्क जो है, मास्क के हवाले से उन्होंने बात पूछी और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल ये पूछा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये बता दें कि ये जो मास्क, हम लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने एक मास्क में काफ़ी दिन देखा, नाम नहीं बता सकती, तो इसके बारे में बताएं कि मास्क का तरीक़ेकार। हर मास्क इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें सर्जिकल मास्क आते हैं, ठीक है, वो जो एक आपने देखा होगा एक जो लगी हुई होती है, उसके अंदर जो आपका जो रेस्पिरेशन है वो इंटैक्ट होता है, यानी आप सांस बाहर ले सकते हैं। वो एक ख़ास किस्म की सर्जिकली बनाए गए वो मास्क लगाए, वो आप 12 घंटे 24 घंटे भी लगा सकते हैं, लेकिन इतने लंबे अरसे के लिए मास्क की ज़रूरत भी नहीं है। आपको मास्क उस वक्त लगाना जब आप क्राउड में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जब आप बाहर जा रहे हैं। हर वक्त तो आप क्राउड में नहीं बैठे हुए ना। पर डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की जॉब 8 घंटे की भी होती है, 6 घंटे की भी होती है, तो उसमें मैं बताता हूँ। अब देखिए 8 घंटे की जॉब है ना, अब उसमें जो सब लोग हैं, ये डिसाइडेड है कि ये जितने लोग हैं ये कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, तो आप वहाँ पे मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना आप हर चीज़ जो है बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है, ना आपको बार बार एक दूसरे का हाथ भी मिला रहे हैं और करीब भी बैठे हुए, तो कोई मजाक नहीं, इसलिए कि आपको प्रूफ है कि ये कोविड-19 के पेशेंट नहीं है। तो आप यहाँ अब इस पोर्शन से बाहर जा रहे हैं या कोई नया नया लोग कोई मिलने आ रहे हैं आपका, अगर वही स्टाफ के लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हुए हैं और जो नेगेटिव हैं कोविड, उनके लिए फ्रीली आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें कोई बाहर से लोग आ रहे हैं और जिनका कंफर्म नहीं है कि इसका कोई टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको फौरी तौर पर अपनी SOP फॉलो करनी होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक कोई छोटी सी क्लिप बनी हुई देखी कि जिन लोगों ने जो है ना जाली सर्टिफिकेट्स बनवाए अपनी वैक्सीन लगवाने के, और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो ऐसे लोगों के लिए आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि नादरा के ज़रिए ये सारा डेटा निकलवाए कि किन लोगों ने नहीं लगाए और जाली सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, ताकि वो बच जाए, क्योंकि उनको अल्लाह ना करे अगर लग जाता कोरोना तो उनमें तो वो पावर ही नहीं होगी उस जरासीम से लड़ने के लिए, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो एक अलमिया है ये, है जहाँ यानी लोगों की सोच का ये म्यार है कि उनको इतना नहीं मालूम है कि वो अपनी जिंदगी से क्या कर रहे हैं, अपने आप से क्या खेल खेल रहे हैं, समझे ना। और ना सिर्फ अपने आप से बल्कि अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ अपने ऑफिस में बैठे उन लोगों के साथ। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, ये बड़े गलत चीज़ है ये। मैं इसको कंप्लीट कंडेम करता हूँ मैं, और मैं समझता हूँ इसके लिए भी सज़ा मुकर्रर की जाए। बिल्कुल, अगर इस तरह से पाया जाए, ये क्राइम है, ये खुदकुशी के बराबर है। ये चीज़ें जो है आप इनके खिलाफ बाकायदा एक कोई हमारे पास कोई बिल पास होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन होनी चाहिए, इन पर भी सजा रखी जाए ताकि ये चीज़ से बचा जाए। इनके लिए बेहतर है, जैसे आपने पता है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, है ना। इसी तरह की सेफ्टी के लिए इनको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और वापस आएंगे। ब्रेक से लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब जो है प्रॉपर जो हमारा पूरा भरपूर तरीके से कोरोना पे बात और वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो एक चीज़ है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि बच्चों को जो वैक्सीन लग रही है वो आया वही वैक्सीन लग रही है जो हम बड़ों को लग रही है या उससे मुख्तलिफ है? सही है। देखिए वैक्सीन जो है बड़ों को लग रही थी, अभी पाकिस्तान में बच्चों में नहीं लगी है। हाँ। अभी एक नई स्टडी हमारे पास आई है। अच्छा। जो 12 समझ के जो है अभी 12 सितंबर से
यानी कल से वो जो अपेयर होगी। ये इंडिया में आई है स्टडी। और कल से उन बच्चों को 12 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। ठीक है। ये वैक्सीन जो है नई वैक्सीन है। अच्छा। और इसके जो नए ट्रायल हुए थे उसकी रोशनी अभी तक बच्चों में ट्रायल नहीं हुए इसके, लेकिन जो हमारे पास जब पहुंची तो वो ट्रायल होके आती है। तो कल इंडिया के खास शहर वहाँ जब ये शुरू होगी है, इसके अंदर ये जो वैक्सीन ये डीएनए वैक्सीन कहलाती है। अच्छा। डीएनए पहले वाली जो थी वो आरएनए वैक्सीन है हमारे, हम जो लोग लगाते हैं। ये डीएनए वैक्सीन है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ये हमें सबकुटेनियस लगेगी। अब जैसे इंजेक्शन होते हैं ना ये लगाते हैं, ये इंजेक्शन की शक्ल के नहीं, ये छोटी नीडल स्किन के अंदर जाएंगे ये। ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट और भी कम हो जाएंगे। जो भी सबकुटेनियस लगती है साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। तो अब ये इनकी स्टडी अब कल से देखते हैं जब लगेंगे ये, और बाहर लोगों में लगेंगे, फिर देखिए पाकिस्तान में भी आएगी, फिर लगेगी। इसलिए अभी ज़्यादा इस पर हम कह नहीं सकते। अब ये कल से ट्रायल पे होंगे, लोगों को लगेंगे, बच्चों को लगेंगी, और जो पुरानी जो रिपोर्टें आएंगी वो सब मिल के आएंगे हमारे पास। तो ये बच्चों के वाले से दूसरी वैक्सीन होगी, डीएनए वैक्सीन होगी, बड़ों को आरएनए वैक्सीन है। तो लिहाजा अभी बच्चों में ये हमारे पास जो मौजूद है, क्योंकि वो डीएनए वैक्सीन नहीं है, लिहाजा बच्चों को अभी मेरा ख्याल ये नहीं लग सकती है। जी हाँ। अब दूसरे जो वैक्सीन है हमारे पास, हम एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, आप ये देखती हैं कि वैक्सीन जो है उसके लोगों को ख़तरा है कि भाई ये कौन सी वैक्सीन हमारे लिए यूज सूटेबल है, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसमें बहुत सी वैक्सीन है, तकरीबन 14 से 16 वैक्सीन हमारे यहाँ मुल्क में और दुनिया में अवेलेबल हैं। हमारे मुल्क में ही बहुत सी जो है नई नई वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन साइनोफार्म जो चाइना की वैक्सीन है और मॉडर्ना ये अमेरिका की वैक्सीन है। ये दो वैक्सीन अभी तक स्टॉप पे हैं और यही लगी हैं, इनके साइड इफेक्ट थोड़े कम आए। बाकी के दूसरी जो वैक्सीन है उनके वैक्सीन काफ़ी आ गए। लेकिन अब एक नया नोटिफिकेशन आया है हुकूमत की तरफ से, और वो ये हुआ है कि चूँकि ये वैक्सीन जो थी साइनोफार्म और जो है मॉडर्ना, काफ़ी लोगों को लग गई थी, तो अब इसके लिए सेकंड डोज वालों को कमी हो गई है। तो लिहाजा अब ये फर्स्ट डोज पे रोकी जा रही है। हाँ, ताकि जो सेकंड डोज जिनको लगनी है उनको लग जाए, उनकी लग जाए उनको। ठीक है। सेकंड डोज का ये हिसाब ये हुआ, वैक्सीन के हमारे पास एक रेशो है, एक फिगर है कि तकरीबन दोनों डोज हैं, तकरीबन जो है वो अभी सितंबर तक 6 करोड़ लोगों को लग चुकी है पाकिस्तान में। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डोज 1 लग गई है, जिनको 3 करोड़ और 85,000 यानी 3,85,000 लाख जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगी है समय। तो इस तरह से ये डोज चल रही थी। अब चूंकि काफ़ी लोग बाकी हैं जो कि सेकंड डोज लगेगी, तो लिहाजा ये रोकी गई है। तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी वैक्सीन हमारे पास आ गई हैं। साइनोवैक वैक्सीन जो है वो चाइना की जो भी आई वो बहुत अच्छी वैक्सीन है, आप वो भी हम लगवा सकते हैं। तो इस तरह से वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, ख्वाह वो कोई वैक्सीन हो। लेकिन अगर वो हुकूमत ये कहती है कि पहली वो वैक्सीन जो है वो नहीं लगे, दूसरे लग के लिए, तो कोई बात नहीं, वैक्सीन दोनों लगनी चाहिए। यानी अगर जो पहले नंबर पे लगी थी वही डोज, कोशिश ये करें कि सेकंड पे वही डोज लगे, और आइंदा अगर बूस्टर डोज जा रही है तो वही जाए। डिफरेंट वैक्सीन के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक स्टडीज आई है वो इसमें यह था कि जो हमने फर्स्ट डोज दूसरी लगाई और सेकंड डोज हमने दूसरी लगाई, तो उसमें जो हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। एंटीबॉडी रिएक्शन जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी थी उनका रेशो थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन जो सेम मेडिसिन थी उनका रेशो ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा सेफ्टी हो रही थी उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। बहुत सारे सवाल थे पर टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने वो थोड़ा सा टाइफाइड मलेरिया और उस पर ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इसलिए। पर अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे शो पे एक कोरोना जो है वो ज़रूर होता है, हमारे एक लास्ट का हमारा टॉपिक ज़रूर होता है और लाजमी भी है, क्योंकि ये दुनिया भर में ये बीमारी है और पाकिस्तान में भी है, तो इस पर हम ज़रूर बात करते हैं। तो अगले हफ्ते हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी तशरीफ लेके आए शो में। तो जी नाज़रीन, आप देखते रहे हमारा शो। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।